आज की तारीख की दो बड़ी खबरें, और इन दोनों खबरों को मैं चाहता हूं कि आप विस्तार से सुनिए भी, समझिए भी और बताइए भी। पहली बड़ी खबर ईवीएम को लेकर के जो लगातार हंगामा मचा हुआ है, ईवीएम पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, जो सबूत दिए जा रहे हैं और सबूत मांगे जा रहे हैं, इसके बीच में एक उपचुनाव होता है अभी। और उस पहला उपचुनाव सरकार का, बीजेपी सरकार का पहला उपचुनाव, और उस उपचुनाव के अंदर पूरी ताकत बीजेपी लगाती हुई दिखती है, लेकिन बीजेपी हार गई। तो अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी जानबूझ करके इस चुनाव को हार गई है ताकि ईवीएम पर उठ रहे सवाल वो शांत हो जाए, खत्म हो जाए? पहला बड़ा सवाल, इस पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करना कि कैसे इतनी ताकत दिखाने की बातें कही गई लेकिन वो चुनाव में कहीं नहीं दिखी। और दूसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से आई है। और क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिम्मत दिखाएंगे, माफी मांगेंगे? इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला ही उपचुनाव हुआ, एक महीने के अंदर अंदर पहला ही उपचुनाव हुआ, और पहले ही उपचुनाव के अंदर बीजेपी धराशायी हो गई, बुरी तरह से बीजेपी हार गई। अक्सर बीजेपी के ऊपर यह सवाल खड़े होते कि बीजेपी बड़े चुनाव जीतने के लिए छोटे चुनावों को हार जाती है, लेकिन यह छोटा चुनाव नहीं था। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने जो वहां से उम्मीदवार थे उनको बीच चुनाव में मंत्री बना दिया था, घोषित नहीं किया था, बना दिया था। सरकारी तौर पर उन्होंने शपथ ले ली, और केवल 10 दिन पहले, चुनाव में वोटिंग से 10 दिन पहले उनको शपथ दिलवाई गई। 5 जनवरी को वोटिंग हुई, 25 दिसंबर को उनको शपथ ली। तो आप ये बताइए कि सीधा सीधा ये वोटरों को लालच देने का, आचार संहिता को ठेंगा दिखाने का काम नहीं था तो और क्या था? लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हार गई। तो क्या इतना बड़ा जो तामझाम बीजेपी की तरफ से दिखाया गया कि हमने इस सीट पर जिताने के लिए मंत्री भी बना दिया है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, क्या बीजेपी ने यह सब कुछ इसलिए किया कि चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सब कुछ शांत हो जाए? और अक्सर बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता है कि बीजेपी बड़े चुनावों को जीतने के लिए छोटे चुनाव हार जाती है ताकि लोगों के बीच में विश्वास बना रहे कि ईवीएम, चुनाव आयोग सब कुछ बहुत पारदर्शिता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि करीब करीब 10-12 रोज से 15 रोज से ईवीएम को लेकर के जिस तरह से लोगों के अंदर एक नया गुस्सा देखने को मिला है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सीधे तौर पर चुनाव को बदला जा रहा है। और अगर बदला जा रहा है इस तरह से चुनाव को, तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, इसी बीच में विपक्ष की तरफ से कह दिया गया कि वीवीपैट के जरिए सारी पर्चियों का मिलान करवाया जाए, वीवीपैट की जो पर्ची है वो वोटर के हाथ में दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग इससे पल्ला झाड़ रहा है। जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था तो उसी बीच में राजस्थान में पहला उपचुनाव होने जा रहा था। 5 जनवरी को वोटिंग हुई और आज उसके नतीजे सामने आए। नतीजे में बीजेपी धराशायी हो गई। अब बताइए, एक सामान्य चुनाव की तरह से अगर इसको देखें तो कोई भी पार्टी, उसकी सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ में पहला चुनाव है, और माना यह जाता है कि उपचुनाव उसी के पक्ष में जाते हैं जिसकी सरकार होती है। क्योंकि एक नॉर्मल वोटर के तरीके से सोचिए, मान लीजिए कि कोई एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य जो है वो वोटर है, सामान्य मतदाता है, तो उसके मन में क्या आएगा? सामान्य मतदाता के मन में क्या आएगा? उसके सामने 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट कांग्रेस का है, अगर वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डालता है तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाएगा, एक सामान्य विधायक बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बार बार धरना प्रदर्शन होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी कि सरकार हमारा ये काम नहीं कर रही, सरकार हमारा ये काम नहीं कर रही, सरकार पक्षपात कर रही, सरकार जो है वो अपने विधायकों का काम करवाती, विपक्ष के विधायकों का काम नहीं करवाती है। जब चुनाव
आमतौर पर होता है जिस तरह से पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव हो, तब लोगों के अंदर जो है ये होता है कि हाँ उस सरकार को बदल सकते हैं, इस सरकार को ला सकते हैं। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव के अंदर, और जब सरकार बने हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो उपचुनाव के अंदर आमतौर पर जो आम मतदाता है, आम वोटर है, उसके मन में ये होता है कि ये विपक्ष का कैंडिडेट है, इसको अगर वोट दिया तो कोई बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ दूसरा जो कैंडिडेट उसके सामने है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी ने उसको मंत्री बना दिया है। मतलब कि अगर एक आम मतदाता बीजेपी को वोट देगा तो उसको उसकी विधानसभा के अंदर एक मंत्री मिलेगा, और वो मंत्री से 70 काम कराएगा, या वो मंत्री 70 काम विधानसभा के अंदर करेगा। तो एक आम मतदाता, उसका नजरिया बदल जाता है। आधी ताकत जो है वो विपक्ष की खत्म हो जाती है और सत्ता के पास में आधी ताकत अपने आप चली जाती है। यह सब कुछ हुआ। चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस बार बार इस बात को लेकर के उठाती रही, शिकायत करती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसके बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई। इसके बावजूद बीजेपी वहां पर हार गई। तो इसके बावजूद अगर बीजेपी हार गई तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इसका मतलब फिर यह समझा जाए कि बीजेपी ने इस चुनाव को इसलिए जो है वो हारने दिया ताकि लोगों के अंदर यह हो जाए कि देखिए इतना बड़ा चुनाव था, इतनी ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई थी, और उसके बावजूद जो है लोग बीजेपी को नहीं चाह रहे थे और इसीलिए बीजेपी हार गई। ईवीएम इसका मतलब ठीक से काम कर रही है, चुनाव इसका मतलब ठीक से काम कर रहा है। लोग अगर बीजेपी को नहीं जिताना चाहते हैं तो देखिए बीजेपी नहीं जीतती है। लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो देखिए सरकार बन जाती, जैसे मध्य प्रदेश में बनी, जैसे छत्तीसगढ़ में बनी, और जैसे राजस्थान के अंदर बनी। हालांकि मैं आपको यह बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्पेशल, और मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर, इन राज्यों में इस तरह से लहर थी कि राजस्थान में 50-50%, 60%, 70% चांस दिखाई देते थे, और छत्तीसगढ़ में हर कोई ये मान करके चल रहा था, बीजेपी का कार्यकर्ता मान करके चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। और मध्य प्रदेश में भी था कि शिवराज को तो बदल रहे हैं, शिवराज को तो कहीं लाइन पे नहीं है, शिवराज तो पीछे है, ये है वो है। बाद में सब लाडली बहना फला फला जो है चीजें होने लगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा चुनाव बीजेपी इसलिए हार गई है कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर अब सन्नाटा छा जाए, उनके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया जाए कि देखिए इतना बड़ा चुनाव और उस चुनाव में इतनी ताकत लगाने के बाद बीजेपी हार गई, तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि ईवीएम और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ में काम कर रहा है। लेकिन क्या जो सवाल है ईवीएम को लेकर के वो खत्म हो जाएंगे? क्या सवाल है जो चुनाव आयोग को लेकर के कि वीवीपैट की पर्ची वो वोटर के हाथ में दी जाए, वो खत्म हो जाएगी? और क्यों नहीं चुनाव आयोग वीवीपैट की जो पर्ची है वो वोटर के हाथ में दे देता है, जब विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ आकर के इस बात को कह रही हैं कि वीवीपैट की जो पर्ची है वो वोटर के हाथ में दी जाए। वोटर उन पर्चियों को अलग से डालेगा, अलग से एक बॉक्स के अंदर डालेगा, वहीं की वहीं, और बाद में उन पर्चियों का और ईवीएम मशीन के वोटों का उनका मिलान करवाया जाए। तो इसमें आपत्ति क्या है मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कहता कि नहीं, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ फुल प्रूफ तरीके से काम किया जा रहा है और कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, शक की सुबह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल अब जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि ये सारा हंगामा जो खड़ा हुआ उसको शांत करने के लिए क्या ये राजस्थान के अंदर हार हुई है? बड़ा सवाल ये है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से आई बड़ी खबर, और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसको लेकर के माफी मांगेंगे? मैं बात कर रहा हूं बिल्किस बानो की, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की, और मैं बात कर रहा हूं आज जो फैसला आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से जब भाषण दिया और उसके बाद में उन्हीं की सरकार में 11 लोगों को छोड़ दिया गया जो बिल्किस बानो के गैंगरेप के दोषी थे, आरोपी नहीं दोषी थे, उनको छोड़ दिया गया और बाद में उनको फूल मालाएं पहनाई गई कि ये संस्कारी हैं, संस्कारी ब्राह्मण जो है उनको करार दे दिया गया। कितनी अजीब बात है।
सोचिए इस देश के ब्राह्मणों को कितना गलत लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा कि संस्कारी ब्राह्मण बताया गया। और आज जो है उसको लेकर के क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सुनने के बाद अपनी पार्टी के मुखिया के तौर पर, अपने राज्य के मुखिया के तौर पर, क्योंकि भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो लेकिन जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य के आज भी वो सबसे बड़े नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री तो वो हैं ही। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री आज जिम्मेदारी के साथ में वो इस बात को कहेंगे कि हां हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में गलती हुई, और तत्काल उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों को जेल में दोबारा डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन 2 दिन का वक्त भी नहीं लगना चाहिए। वो कहीं ऐसा तो है नहीं कि चीन जापान भाग गए हैं, वो वही है। तो उनको उठा करके पकड़ करके जेल में डाला जाए और कायदे से बिल्किस बानो से माफी मांगी जाए कि ये गलत हुआ, हमारी सरकार ने गलत किया। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाएंगे? मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, आप ये ट्वीट देखिए विनोद कापड़ी का, वरिष्ठ पत्रकार है विनोद कापड़ी। इन्होंने लिखा है, हेलो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद की लाज रख ली होती तो बिल्किस बानो के गुनहगार कभी बाहर नहीं आने देते, कभी बाहर नहीं आने दिए होते। प्रधानमंत्री पद की लाज रख ली होती तो तमाम विरोधों के बाद तुरंत बलात्कारियों को फिर से जेल भिजवाते। प्रधानमंत्री की लाज रखनी है तो कम से कम अब बिल्किस बानो से माफी मांग लो। ये इन्होंने 3 बातें कही है। पहली बात वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की अगर लाज रखी होती तो बिल्किस बानो के गुनहगारों को कभी वापस नहीं आने देते। और चलिए अगर वापस आ गए थे, आपकी जानकारी में नहीं था, आपको पता नहीं था, या आपके जो है वो नोटिस में लाए बगैर ये काम कर दिया गया था, तो आप अगर प्रधानमंत्री पद की लाज रखना चाहते तो उनको तुरंत वापस जेल भिजवाते। चलिए आप ये नहीं कर पाए, ना आप उनको जेल से बाहर आने से रोक पाए, ना उनको जेल में दोबारा डाल पाए, तो चलिए कम से कम आज इतना कीजिए कि प्रधानमंत्री पद की लाज रखिए और उस बिल्किस बानो से माफी मांगिए। यह बात कही है विनोद कापड़ी ने। विनोद कापड़ी ने कहा है, हेलो नरेंद्र मोदी, माफी मांग लो। लेकिन क्या संभव दिखाई देता है आपको? दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आज कहा गया, बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ। बिल्किस बानो मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय की बहाली है। यह मोदी सरकार के गृह मंत्रालय व गुजरात सरकार के कुकृत्यों का पर्दाफाश करता है। यह दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा कैसे एक महिला को न्याय से कोसों दूर रखती है। देश की हर एक महिला को आज पता चल गया कि भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता कितनी घृणित व दूषित है। बिल्किस बानो ने जो संघर्ष किया है वो व्यर्थ नहीं हुआ। तो बिल्किस बानो के संघर्ष की वजह से केवल और केवल आज वो दोषी दोबारा से जेल में जाने का फैसला उनके ऊपर पड़ा है दोबारा से आकर के। अगर बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं की होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको दोबारा जेल में डलवा देते। अगर बिल्किस बानो ने घुटने टेक दिए होते तो कैसे आज जो है वो सारे जेल के पीछे होते, सलाखों के पीछे जाते। लेकिन बिल्किस बानो का ये देश कर्जदार रहेगा, क्योंकि देश के तौर पर हम और आप फिर कुछ नहीं कर पाते। हम तो केवल आप और केवल हम और आप तो केवल और केवल बिल्किस बानो के लिए न्याय की आवाज उठा सकते हैं, उठा रहे थे। लेकिन आखिरी में लड़ाई बिल्किस बानो ही लड़ रही थी, और कम से कम बिल्किस बानो की हिम्मत ने इस देश को, हम सबको शर्मसार होने से बचा लिया। अगर बिल्किस बानो ये लड़ाई नहीं लड़ती, अगर बिल्किस बानो नहीं खड़ी होती, तो हमारे माथे पर एक कलंक होता, हमारे माथे पर एक कलंक की तरह से सदियों सदियों के लिए यह बात चिपका दी जाती। कोई हमें बोलने तक नहीं देता कि तुम उसी देश के लोग हो जिस देश में एक महिला के साथ में गैंगरेप किया गया और उसमें उसके दोषियों को छोड़ दिया गया, और वो भी अमृत महोत्सव का हवाला देते हुए छोड़ दिया गया।
आज कम से कम हम सबको बिल्किस बानो को सलाम करना चाहिए कि उस बिल्किस बानो की वजह से हमारे माथे पर कलंक लगने से बच गया। हालांकि कलंक तो अभी भी कई तरीके के हैं, लेकिन फिर भी कम से कम बिल्किस बानो की हिम्मत और हौसले की वजह से हम सब के माथे पर एक कलंक लगने से बच गया, देश के नाम पर एक कलंक लगने से बच गया। आज कम से कम हम यह कह देंगे कि हां, भूल हुई थी, गलती की थी, लेकिन कम से कम देश के सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल्किस बानो की गुहार को सुनते हुए उसके दोषियों को दोबारा से जेल में भेजने का आदेश दिया। हालांकि अभी भी ये लड़ाई आप आखिरी मत मान करके चलिए, ये मामला दोबारा से मुंबई हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। वहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है साहब, गठबंधन की। लेकिन अब कम से कम जो है वो बिल्किस बानो को और हिम्मत मिली होगी, ये मान करके हम चलते हैं। और जो बिल्किस बानो अब तक हिम्मत नहीं आ रही, तो वो मुंबई हाई कोर्ट में भी लड़ लेगी। कांग्रेस की नई महिला अध्यक्ष बनी है अलका लांबा। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को लाल किले से आजादी के अमृत महोत्सव पर भाषण दे रहे थे, तो उधर गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई हो रही थी। पहले इन बलात्कारियों का स्वागत वीएचपी के दफ्तर में होता है और बाद में बीजेपी के सांसद और विधायक इनके साथ में मंच साझा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं को देश की करोड़ों बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। यह अलका लांबा की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा। मैं आपको वीडियो ये वीडियो 15 अगस्त 2022 का है, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर, उस लाल किले की प्राचीर जिसे बेटी बचाओ का नारा दिया था, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का नारा दे रहे थे। कथनी थी और करनी ये थी कि 15 अगस्त 2012 को देश की बेटी, उस समय 21 साल की, 5 महीने के गर्भ से थी, 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, परिवार के सदस्यों की हत्या करते हैं, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, उनको रिहा करते हैं। और उसका जश्न, उनका स्वागत हार, मालाओं से, मिठाई से विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में होता है। और आप देख रहे हैं इन सबका स्वागत हुआ। स्वागत के जश्न के मंच पर भाजपा के विधायक और भाजपा के सांसद इन 11 हत्यारे, बलात्कार के दोषियों के साथ मंच शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कांग्रेस के उन सभी आरोपों पर मोहर लगाता है जो आरोप हमारे ये कहते रहे कि भाजपा प्रधानमंत्री जी की कथनी बेटी बचाओ की, लेकिन करनी में बलात्कारी और अपराधियों को बचाओ वाली थी, उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने, मैं आपको यकीन दिला रही हूं, महिला हूं, देश की करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में अदालतों में उनके पिता और भाई के साथ लगातार चक्कर काट रहे हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने किया है। बताया आपको, गोधरा के विधायक को ये संस्कारी बलात्कारी लग रहे थे, उनके लिए संस्कारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ नारा, दूसरी तरफ बलात्कारियों की रिहाई और उसके बाद में उसका जश्न, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की बेटियों से, करोड़ों बेटियों से देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश ना देता तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वो हिम्मत आज भी नहीं दिखाई दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी से
दिल्ली पुलिस अभी भी घबरा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों घटनाओं को लेकर के आज देश क्या सोचता है। इन दोनों घटनाओं को लेकर के एक तरफ इतनी बड़ी घटना हुई है, ईवीएम को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच में से बीजेपी की बहुत बड़ी और बहुत बुरी करारी हार हुई है। इसके मायने क्या है? क्या देश समझता है इसके मायने? दूसरी तरफ एक इतना बड़ा फैसला आया और उस फैसले को लेकर के क्या अभी भी सत्ताधीश वो चुप्पी साधे रहेंगे? इतिहास तो जरूर पूछेगा। इस इतिहास तो आज के दिन को जरूर लिख रहा होगा और इतिहास ही बताएगा कि इसका जवाब क्या होगा। बहरहाल आप बताइए कि क्या प्रधानमंत्री जी की चुप्पी अभी भी होनी चाहिए और क्या उन दोषियों को जेल में डालने के लिए 2 हफ्ते का वक्त लगना चाहिए या उनको तुरंत से तुरंत उठवा करके जेल के अंदर ठोक देना चाहिए, ठूस देना चाहिए, डाल देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।